हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले हिंदी पढ़ाऊंगी, तो हिंदी का होल सिलेबस कंप्लीट हो गया। सेम वैसे ही ईवीएस का भी पूरा का पूरा सिलेबस प्राइमरी लेवल का आपका कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। आज ईवीएस पेडागोजी की बात करेंगे। मात्र 2 लेक्चर एटलीस्ट 30 मिनट में मैं आपको पूरा कवर करा दूंगी विथ क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ईवीएस पेडागोजी कुछ है नहीं, बस आप ऐसा मान के चलिए कि आप एक टीचर हैं और आपको अपने आस पड़ोस या फिर आपके घर में ही जैसे छोटा बच्चा होगा, आप उसको समझा रहे हैं। ठीक, बस आप उस चीज़ को अपने माइंड में लेकर के चलिए, तो आप हर एक क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। कि अगर आप किसी छोटे बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर क्या होगा, या फिर आप उसको कोई चीज़ ऑब्जर्व करने का मौका देते हैं तो फिर उसमें से वो क्या प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप दिमाग में लेके चलेंगे कि आप एज अ टीचर हैं और आप किसी छोटे बच्चे, अपने आस पड़ोस में किसी भी छोटे बच्चे को मान लीजिए, आप उसको लेंगे तो वो क्या आंसर देगा। ठीक, तो आप अगर ऐसा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करके चलते हैं तो आप हर एक प्रश्न का उत्तर आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट भी नोट कर दूंगी कि ईवीएस पेडागोजी की जो मेन पॉइंट है कि क्या होने चाहिए और आपको कैसे उत्तर सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। आप देख लीजिए कैसे ईवीएस पेडागोजी वाले जो सेक्शन होता है उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा कि उसमें जो ऑप्शंस भी होते हैं वो भी बड़े लंबे लंबे होते हैं। ठीक, तो कहाँ पर नहीं पूछ रहा है, कहाँ पर हाँ पूछ रहा है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, जब क्वेश्चन रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर रहता है, अक्सर रीडिंग में मिस्टेक हो ही जाती है। आप कभी, और ख़ासकर एग्ज़ाम में जहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो आदमी ध्यान नहीं देता, उसको पढ़ लेता है एक लाइन में और आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान रखे रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से क्या ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ बचाओ से संबंधित आंदोलन आपको चलाना है और आप उसका एक एक्टिविटी करा रहे हैं। किसी बच्चे को पेड़ बना दिया आपने और किसी बच्चे को आप पेड़ काटने वाला बना दिए कि वो आरी लेकर के उसकी तरफ जा रहा है और वो बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही आप अपने माइंड में लेकर के चलिए कि इस पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप किन विचारों का ध्यान रखेंगे। ठीक, पहला क्या कह रहा है, बच्चों की रुचि का ध्यान हो। ठीक, लड़के और लड़कियों का समान रूप से रुचिकर लगे। तीसरा कह रहा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। चौथा क्या कह रहा है, सभी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ठीक, तो आप आराम से इसमें आंसर सही कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बी और डी दोनों सही हैं, ए बी और डी सही है, बी और सी सही है, ए सी और डी सही है। ठीक, इसमें से अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो पहला देखिए, पहला ये तो रियलिटी है भाई कि आप जब पढ़ाएंगे तो हर बार आपको एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे तो उसमें रहता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ बर्डन ना बने, यानी उसको बोझ ना बनाए और बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाएं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बच्चे को रुचिकर लगे, तो भाई जाहिर सी बात है आप बच्चे की रुचि का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला तो सही हो गया। क्या कह रहा है, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। आपको लिंग भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही इंटरेस्टिंग हो ऐसा टॉपिक चुनेंगे आप, ये भी सही हो गया। ठीक, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो आप एक्टिविटी करा रहे हैं या फिर जो आप प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं उसमें कोई मूल्यवान सामग्री लगी हो, इसका कोई मतलब मायने नहीं रखता। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो ये तो जाहिर सी बात है, हर क्लास में हर अलग अलग सोसाइटी के बच्चे रहते हैं। कोई हिंदू रहता है, कोई मुस्लिम रहता है, कोई सिख रहता है, कोई क्रिश्चियंस रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उनकी जो धार्मिक पृष्ठभूमि होती है वो भी अलग होती है और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग होती है। तो हर बच्चे, आप एज अ टीचर हर बच्चे की रुचि का और हर बच्चे की पृष्ठभूमि का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों सही हो गए। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर
2 जो इसमें दिया हुआ है यही आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, इसमें कोई मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये मायने नहीं रखता, ठीक। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है, 2-3 महीने का पुराना है, उस पेपर का यूज़ करके या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ करके एक टोकरी बनाओ या फिर फ़ोटो फ्रेम बनाओ। आप देखते होंगे आप स्कूलों में बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी दी जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि उसका कौन सा शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी वो इसमें कौन से टीचिंग चीज़ों को मेज़र नहीं करना चाहता है, ठीक है। अगर हाँ होता तो इसका आंसर बदल जाता। और क्या पूछ रहा है, कौन सा उसका शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। पहला देखिए, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु की प्रदर्शनी आयोजित करना। ये तो भाई सही है, क्योंकि जो बेस्ट मटेरियल है उसका रीयूज करना बच्चे को सिखा रहा है, तो उससे अच्छी चीज़ें टीचर बनवा करके उसकी प्रदर्शनी लगवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। ये भी सही है कि बच्चे क्रिएटिव होंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने उस रद्दी पेपर का यूज़ करके फ़ोटो फ्रेम बनाया, किसी ने उसका यूज़ करके बास्केट बना लिया, कि ठीक है, किसी ने उसका यूज़ करके लैंप बनाया। आप देखते होंगे कटिंग करके उसका लैंप बनाया जाता है, और कोई झालर बना लिया उसको घर में से। तो कहने का मतलब कि वो उसमें अलग अलग उसकी बच्चे की अलग अलग क्रिएटिविटी बढ़ रही है, उसकी सोच अलग अलग हो रही है, ठीक है। यानी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग एवं रूपांतरण को समझा देना, ये भी सही है कि बच्चे खराब चीज़ों का, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फेंक दिया गया है घर में मान लीजिए, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो पुनर्चक्रण हुआ, पुनः प्रयोग भी हो रहा है दोबारा। और रूपांतरण को समझा देना, यानी मान लीजिए पेपर है तो पेपर को गीला करके रोल बना रहे हैं, ठीक है। उससे कोई घर में डेकोरेशन की थिंग बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहा है, ठीक। तो क्या कह रहा है, उसका रूपांतरण को समझा देना, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप एक एक्टिविटी से किसी को गुड किसी को बैड नहीं कह सकते। यानी बच्चे के क्वालिटी का आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ ये बच्चा श्रेष्ठ है और ये बच्चा खराब है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना ही उसका शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रैक्टिकल, यानी आप देखते होंगे साइंस में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, जैसे क्लासेस बढ़ती हैं वैसे, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा है कि प्रयोग करना आकलन, आकलन मतलब मेजरमेंट, ठीक है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने से संबंधित संकेतक का आकलन करने का एक उपयुक्त तरीका है। यानी आप किसी बच्चे को प्रैक्टिकल वर्क दे रहे हैं, ठीक है, और उसका आपको मेज़रमेंट करना है, यानी आप उसको कैसे मेज़र करेंगे, कौन सा बेस्ट मेथड होगा। 4 मेथड दिए गए हैं, उस मेथड में से कौन सा बेस्ट मेथड होगा कि बच्चे में वो एक्टिविटी कर रहा है बच्चा और उससे क्या सीख रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा बेस्ट मेथड होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला देखिए, चित्र पठन। भाई प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो वो चित्र को पढ़ेगा, वो उससे तो कोई मतलब है नहीं, है ना। वो तो उसके जैसे सब्जेक्टिव वाली चीज़ों से हो गई, जैसे हिंदी इंग्लिश, ये जो उसकी लैंग्वेज स्किल होगी, ठीक। तो चित्र पठन का प्रैक्टिकल से कोई वास्ता नहीं। फिर कह रहा है निर्दर्शन और प्रदर्शन। एक मायने में हम मान सकते हैं कि उसके अंदर प्रदर्शन शक्ति बढ़ेगी, लेकिन उसमें उसको गाइडेंस देने की बात कह रहा है। तो आप गाइडेंस दे करके और उसको प्रदर्शित करके उसको आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद एक्टिव कर रहा है, खुद एक्टिविटी को कर रहा है बच्चा ना, तो उसको आपको मेजर करना है। दूसरा कह रहा है सृजनात्मक लेखन। यहाँ सृजनात्मक तो सही है, क्रिएटिव हो सकता है, भाई बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है, खुद से सीख रहा है, खुद से जोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तो वो क्रिएटिव तो हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या जोड़ दिया है वर्ड लेखन, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक। आप कैसे छांटेंगे आंसर को, मैं इसका तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है। हस्तपरक गतिविधि, ठीक है। तो यानी ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो गया कि हस्तपरक गतिविधि, यानी वो हैंड वर्क कर रहा है, खुद से वो एक्टिविटी कर रहा है, तो उस
प्रैक्टिकल को आपका मापने का तरीका या आकलन का तरीका सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, जब कोई बच्चा प्रैक्टिकल करे तो उसको मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? हस्तपरक गतिविधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे ही पेडागोजी में आपको क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही आपको उसका आंसर निकालना रहता है, पर कुछ 2-3 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको नोट कर दे रही हूँ ईवीएस पेडागोजी के अकॉर्डिंग। ये इरेज कर रही हूँ, फिर आपको 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगी, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होती है कि आपको आइडिया मिलता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हम उसमें से गलत आंसर को कैसे हटाएंगे और सही आंसर को कैसे टिक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको यही फ़ायदा होता है और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समय का बचत होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही कर पाते हैं। ठीक, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी से जितनी इम्पोर्टेंट तैयारी की होती है, सेम उतनी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस की भी होती है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर एक एक वर्ड पे ध्यान देना होता है। सीटेड वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीटेड में। जिन्होंने शब्द पकड़ लिया कहाँ पे क्या गलती है, जैसे बिना, मात्र, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव वर्ड टैग क्या होता है और क्या पॉजिटिव वर्ड टैग होता है, जिसको आप देख करके सिर्फ आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ईवीएस पेडागोजी की बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा। देखिए, ईवीएस पेडागोजी के कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए नोट किए हैं। जैसे पहले मैंने आपको प्रश्न बताया कि इस हिसाब से प्रश्न आते हैं, ठीक, तो वैसे मैंने कुछ पॉइंट नोट कर दिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। ईवीएस का मतलब क्या होता है कि बच्चे को कोई भी पाठ्य पुस्तक उसके ऊपर बर्डन नहीं होनी चाहिए, यानी जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण की शिक्षा आप दे रहे हैं उसके वास्तविक जीवन से संबंधित करके शिक्षा को दीजिए। तो पहला क्या कह रहा है, बच्चे में कौन कौन से गुणों का आप विकास करना चाहिए। पहला क्या कह रहा है, अवलोकन, यानी आप बच्चे को जो नेचुरल चीज़ें हैं, यानी जो नेचर से, उसको देखने का मौका दीजिए। ठीक है, कि आप बच्चे को पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हुए, जो भी उसके आसपास की चीज़ें, उसको अवलोकन करने का मौका दीजिए, उसको देखने दीजिए, ताकि उसके अंदर क्या हो, क्यूरियोसिटी हो, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, वो जानने की इच्छा रखे कि आखिर पेड़ सजीव होकर के भी क्यों नहीं चलते। हम सजीव हैं तो हम चल रहे हैं, लेकिन पेड़ क्यों नहीं चल रहे। तो ऐसे प्रश्न उसके मन में आने चाहिए। ठीक है, पंछियाँ आसमान में उड़ती हैं, वो सजीव हैं, ठीक है, लेकिन हम भी सजीव हैं पर हम नहीं उड़ते। ठीक, तो ये सारी, यानी उसके अंदर ये सारी चीज़ें, उसके मन में ये जिज्ञासा आए और वो देखे, उसको उसके बारे में वो प्रश्न पूछ सके, चर्चा कर सके। ठीक, तो ये अवलोकन का गुण बच्चे में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, वर्गीकरण। जैसे मैंने कहा कि बच्चे को उसके नेचुरल चीज़ें, यानी जो नेचर से संबंधित चीज़ें हैं वो उनको देखने दीजिए कि ये पेड़ है, पौधे हैं, ये जीव जंतु हैं। तो बच्चे को ये क्वालिटी उसके अंदर विकसित हो जाए। जब आप उसको पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जानी चाहिए कि वो वर्गीकृत कर सके कि ये पेड़ पौधे हैं, ये पशु पक्षी हैं। ठीक है, पंछियाँ आसमान में क्यों उड़ते हैं, उसका क्या कारण है, और जो आपके पेड़ पौधे हैं वो सजीव होकर के भी नहीं चल पाते, ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो वो अवलोकन करेंगे, उसके बारे में टीचर से प्रश्न पूछेंगे, उसको वर्गीकृत कर पाएंगे कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये ठोस है। ठीक है, तो ये चीज़ें उस बच्चे के अंदर विकसित होगा। ठीक है, वर्गीकरण का गुण होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि उसके अंदर मापन की क्षमता विकसित करे। ईवीएस की शिक्षा ऐसी हो, ईवीएस पेडागोजी पढ़ा रहे हैं आप, तो उसके अंदर मापन का गुण होने चाहिए। यानी जो सॉलिड चीज़ें हैं, कहने का मतलब जो ठोस चीज़ें हैं, आपका दाल हुआ, चीनी हुई, कुछ भी ले लीजिए आप, तो वो चीज़ें आप बच्चे को बताइए कि इसको हम केजी में नापते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़, अलग चीज़ें हुई, जैसे लिक्विड वाली चीज़ें हुई, तो कहने का मतलब आप उसको लीटर में मेजरमेंट करते, तो सेम वही चीज़ बच्चे की भी आप क्वालिटी को मेजरमेंट कर सके। ठीक, कि बच्चे में ये गुण विकसित हो रहा है और ये गुण विकसित नहीं हो रहा है। ठीक, तो मापन का मतलब आप बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसका सर्वांगीण विकास का ध्यान दें कि कौन सा बच्चा क्लास में जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेकर के विषय वस्तु को पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा
ठीक है, क्या कह रहा है, मापन, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास पे आप ध्यान दें, उसको मेज़र कर सकें आप कि बच्चे में कौन सी क्वालिटी डेवलप हुई है और कौन सी क्वालिटी नहीं डेवलप हुई है, कौन सा क्लास में बच्चा ऐसा है जो हर विषय में रुचि ले रहा है, हर चीज़ों को ध्यान से पढ़ रहा है, और कौन सा बच्चा ऐसा है जो गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो पेंटिंग में इंटरेस्ट ले रहा है। मापन का मतलब कि आप बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट का ध्यान रखें, ठीक है। चौथा कह रहा है कि संप्रेषण, उसका कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो हर चीज़ों को ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन सामने वाले से वो डिस्कस नहीं कर पाते, वो प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, हेजिटेशन के कारण टीचर से वो डरते हैं, ठीक है। तो आप एज अ टीचर आप उससे ऐसे रिलेशन रखिए, एज अ फ्रेंड आप उसके साथ ऐसे जुड़िए ताकि बच्चे के अंदर वो भय ना हो। यानी आप टीचर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक तानाशाह हैं, आप बच्चे को एज अ फ्रेंड ऐसे ट्रीट करिए ताकि बच्चा आपसे हर चीज़ कम्युनिकेट कर सके। वो आपसे, अगर मान लीजिए उसको पूछना ही है कि वर्षा ऋतु के बारे में, तो आप उसको दोनों चीज़ों के बारे में आप डिफ्रेंशिएट करिए कि वर्षा के फ़ायदे क्या हैं और वर्षा से नुकसान क्या हैं। मान लीजिए आपको तो वर्षा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हैं जैसे किसान लोग हैं जिनके खेतों में बाढ़ आई हुई है, ठीक है, कुछ घर बर्बाद हो रहे हैं बाढ़ से, तो उनके लिए वो नुकसानदायक है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप बच्चे के साथ ऐसे अटैच हुई कि वो आपसे हर चीज़ निगेटिव पॉइंट को भी डिस्कस कर सके और उसके पॉजिटिव व्यू को भी डिस्कस कर सके, ठीक है। तो संप्रेषण का मतलब यही हुआ, कम्युनिकेशन स्किल। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालने का मतलब बच्चे में वो क्वालिटी आप डेवलप करिए ताकि वो उस चीज़ को समझ सके और जाने कि किस पॉइंट पे वो डिसाइड कर सके कि हाँ इसका ये लास्ट पॉइंट होगा, ये इसका डिसीजन हुआ, ठीक है। यानी निष्कर्ष निकालने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप फ्यूल है, मान लिया हमने पेट्रोलियम है और डीजल है ये, ठीक, तो वो उससे उसका निष्कर्ष निकाल सके कि ये जो हाइड्रोकार्बन है वो कंटिन्यू यूज हो रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है, या इससे पर्यावरण पे क्या इफेक्ट हो रहा है। यानी निष्कर्ष निकालने का मतलब वो डिसाइड कर सके कि पर्यावरण पे उस पर क्या असर हो रहा है, ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बच्चे में निष्कर्ष निकालने का भी गुण विकसित हो। अनुमान लगाना, ठीक है, वो अनुमान लगा सके, ठीक है। आपके जो पर्यावरण की शिक्षा हो वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा गेस कर सके कि हाँ ये हो, अगर होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, अगर ये हुआ है तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सारी क्वालिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो। अगला कहते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंटीग्रेटेड एकीकृत, एकीकृत का मतलब एक साथ, ठीक है। आपने समावेशी शिक्षा पढ़ी होगी, यानी सबको शिक्षा या समान शिक्षा का अवसर, ठीक है। तो वैसे ही एकीकृत अधिगम का मतलब एक साथ, यानी 2 या 3 चीज़ों को एक साथ हम एक साथ ऐड करके कह सकें या फिर हम एक साथ जोड़ करके पढ़ा सकें, तो वही क्या हुआ हमारा एकीकृत अधिगम। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा। मैं यहाँ स्टार बना दे रही हूँ ताकि ये 2-3 लाइनें आपको हमेशा याद रखें और आप कोई भी क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड गलत नहीं करेंगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको थीम, सब थीम पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसमें भी आप ध्यान रखे रहिएगा। 6 थीम होती हैं, ठीक है, और 4 सब थीम होती हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। जैसे परिवार एवं मित्र, जल, यात्रा, भोजन, आश्रय, हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, ये सब क्या थी, थीम थी। और सब थीम में पशु, पेड़ पौधे, ठीक है, भोजन। ये देखिए एकीकृत अधिगम में देखिए क्या कह रहा है, साइंस, सोशल साइंस यानी एसएसटी और इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन तीनों को एक साथ, मैंने इसीलिए प्लस का सिंबल लगाया हुआ है कि साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट, इन तीनों को एक साथ जोड़ करके क्लास 3rd, 4th और 5th में पढ़ाया जाए, ठीक है। यही क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड लर्निंग या एकीकृत अधिगम, इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ, साइंस, सोशल साइंस प्लस इन्वायरमेंट क्लास 3rd, 4th और 5th में एकीकृत करके पढ़ाया जाए, एकीकृत यानी एक साथ जोड़ करके इनकी शिक्षा दी जाए, 4 अलग अलग किताबें ना हो, एकीकृत करके पढ़ाया जाए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ईवीएस की अलग से बुक क्लास 1st और 2nd में नहीं होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या होता है, साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को एक साथ जोड़ करके पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जो साइंस के टॉपिक है उसको आप सोशल साइंस से भी रिलेट करिए, उसको आप इन्वायरमेंट से भी रिलेट करिए, या इन्वायरमेंट के जो टॉपिक है उसको आप एसएसटी से भी रिलेट करिए और साइंस से भी रिलेट करके एक साथ जोड़ करके पढ़ाइए। यानी उसकी अलग अलग से बुक बच्चे को ना दी जाए, उसको अलग अलग से मतलब बच्चे पे बर्डन ना डाला जाए उस बुक का, ठीक है। सेकंड कहता है कि ईवीएस की अलग से बुक क्लास फर्स्ट और सेकंड में नहीं होती है, तो भाई फिर ईवीएस हम पढ़ाते कैसे हैं फर्स्ट और सेकंड में? उसको मैथ और भाषा यानी गणित और भाषा जो लैंग्वेज की बुक होती है उसके साथ हम जोड़ करके पढ़ाते हैं ईवीएस को, ठीक। क्लास फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की शिक्षा गणित और भाषा के द्वारा दी जाती है, ठीक, अलग से कोई इसकी बुक नहीं होती है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, हस्तपरक गतिविधि, चर्चा का मौका देना, अवलोकन क्षमता विकसित करना और सृजनशील बनाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हस्तपरक गतिविधि यानी कहने का मतलब बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाएं आप, ठीक है। गांधी जी ने वो सिद्धांत दिया था ना कि करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, ठीक है। तो वही क्या कह रहा है, उसको एक्टिविटी ऐसी हो जिससे वो खुद अपने हैंडवर्क करे और फिर उसको वो ऑब्जर्व करे उसमें क्या गलती हो रही है, उससे वो ज़्यादा जल्दी बच्चे सीखते हैं, ठीक है। चर्चा का मौका देना यानी ग्रुप डिस्कशन का मौका देना बच्चे को अपनी जो उसके अंदर की जो एक्सपेक्टेशन है या अंदर की जो उसकी क्यूरियोसिटी है उसको वो बोल पाए, उसके बारे में वो जान पाए जो चीज़ें उसके अंदर चल रही है। यानी जब तक वो ग्रुप डिस्कशन नहीं करेगा तो फिर वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। अवलोकन क्षमता विकसित करना है यानी आप बच्चे को कहीं साइंस म्यूजियम ले जा रहे हैं या जू ले जा रहे हैं तो बच्चे को देखने दें कि हाँ ये जानवर इतने बड़े क्यों होते हैं, तो कुछ जानवर छोटे हैं, कुछ किसी का खान पीना अलग है तो किसी के रहने का तरीका अलग है, ठीक। यानी बच्चे को उसकी अवलोकन क्षमता विकसित कराना, ये भी क्या होता है, ये एक पर्यावरण का हिस्सा होता है, यानी ईवीएस का एक पार्ट है कहती है जाए। बच्चे को सृजनशील बनाना, बच्चे को क्रिएटिव बनाना, बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग का डेवलप करना। यानी आप कैसे किसी चीज़ का, जैसे साइंस ये बताता है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें यूज होती हैं फिर उसको रीयूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब जो घर की जो बेस्ट, अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया कि जो घर के बेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बच्चे को कैसे आप रीयूज़ करना सिखाएंगे जिससे बच्चे में क्रिएटिव माइंड का डेवलपमेंट हो, ठीक है। कहता है नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, चाइल्ड सेंटर बुक यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, यानी जो उसका विषय वस्तु का कंटेंट हो, यानी जो बुक का कंटेंट हो वो क्या हो, बाल केंद्रित हो, ठीक है। यानी टीचर सेंटर्ड ना हो करके वो क्या हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड बुक यानी बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जिससे क्या हो, बच्चे को कोई चीज़ बर्डन ना लगे। आप देखे होंगे कि अभी जो प्राइमरी लेवल की जो बुकें आती हैं वो ऐसे लगता है जैसे बच्चों से बातें कर रही हों, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे बच्चा देख रहा है, मान लीजिए चिड़िया को ही देख रहा है, सपोज दैट बच्चे चिड़िया को देख रहे हैं, ठीक है, तो उस चिड़िया के कैरेक्टर के बारे में वो जान सके, ठीक। भले से वो ईगल को ना देखा हो, चील को ना देखा हो, लेकिन वो उसके कैरेक्टर को जान सके कि वो मनुष्य से 4 गुना तेज देखती है, ठीक है। कौवे को की आवाज़ से पहचाने, कोयल को उसकी आवाज़ से पहचान सके, ठीक। यानी कहने का मतलब बच्चे को आप देखने दें, ऑब्जर्व करने दो, उसकी अवलोकन क्षमता विकसित होगी। जैसे बच्चा रैबिट देख रहा है, खरगोश देख रहा है, गाय देख रहा है, ठीक, तो वो जान रहा है कि ये हार्बीवोरस हैं, ये सब क्या क्या खा रही हैं, घास खा रही हैं, ठीक है। और बच्चा वहीं बिल्ली को देख रहा है, कुत्ते को देख रहा है, ठीक, तो वो देख रहा है कि अरे ये तो दूध भी पी रही है और उसके बाद वो चूहे को भी पकड़ के खा रही है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि ये तो मांसाहारी है, वो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ठीक। तो कहने का मतलब यही हुआ कि बच्चों को आप ऑब्जर्व करने दें उसके एनवायरनमेंट को कि क्या है कैसे है, ठीक। तो ये हुआ आपके ईवीएस पेडागोजी का एक निचोड़, जिससे कुछ पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपका 15 नंबर पक्का हो जाएगा। अभी मैं 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगी आपको, इसको आप ज़रूर नोट कर लें। एक क्लास और लूँगी मैं ईवीएस का पेडागोजी से संबंधित, जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका कहीं मिस्टेक क्वेश्चंस में ना हो। जैसे कहने का मतलब ईवीएस क्या कहता है कि आप ईवीएस पेडागोजी में ये कहा गया है कि आप बच्चे को क्या करें, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाएं, बच्चे को फिंगर प्रिंटिंग सिखाएं। जैसे एक फिंगर पे आप क्या करें, आउल का फिगर बनवा दें, दूसरे पे क्या करें कि आप मैना का बना दें, तोता का बना दें, ताकि बच्चे डिफरेंस समझ सके कि हाँ मैना ऐसे दिखती है, तोता ग्रीन कलर का दिखता है, कौवा काला दिखता है, पर कोयल और कौवा दोनों काले दिखते हैं लेकिन दोनों की आवाज़ में अंतर होता है। कहने का मतलब बच्चे में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की क्वालिटी डेवलप होगी, उससे बच्चे में अवलोकन क्षमता डेवलप होगी, ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी डेवलप होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चे में
डेवलपमेंट होगा। ठीक, बात करेंगे कुछ प्रश्न की। जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख लीजिए। अनीता कक्षा 4 की शिक्षिका है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई क्लास 4 की टीचर है और वो बच्चों को वृक्ष संरक्षण यानी पौधों के संरक्षण से संबंधित चीज़ पे वो बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं, यानी पर्यावरण से संबंधित समझ लीजिए। तो वो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? पहला क्या कह रहा है, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। भाई बच्चे अगर पोस्टर ही बना देंगे पेड़ पौधे का या किसी भी चीज़ का, वृक्ष संरक्षण का, तो बच्चों को प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन वो बच्चों को संवेदनशील नहीं बना सकती। ठीक है, अब पोस्टर तो बना लेगा बच्चा कि भाई वृक्षारोपण करें या फिर वनों को काटने से बचाएं। ठीक, इन सब पे पोस्टर आप बनवा सकते हैं। समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना। भाई ग्रुप डिस्कशन के लिए वो अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, इससे भी बच्चों में संवेदनशील होंगे, पौधों के प्रति बच्चे संवेदनशील होंगे। लेकिन क्या कह रहा है, चारों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है? तीसरा क्या कह रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। एक टीचर होने के नाते आप ये भी कर सकते हैं कि पौधों से क्या फ़ायदे हैं और पौधों से क्या हानियां हैं। ठीक है, इस पे आप ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, यानी पौधों के काटने से क्या हानि है और पौधों के होने से क्या लाभ है। ठीक, आप इस पे ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, उससे भी बच्चे संवेदनशील होंगे। लेकिन चारों में से बेस्ट मेथड कौन सा है वो पूछ रहा है। तो ये देखिए, एक पौधे को अपनाने एवं उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभी प्रेरित करना। यानी एक बच्चे से कहिए कि आप आज नीम का पेड़ लगाओ, दूसरे से कहिए आप अशोक का पौधा लगाओ। ठीक, इससे क्या होगा, बच्चे उसका पोषण करो, यानी आप उसको समय समय पर पानी दो, पर डे उसको पानी दो, उसको खाद दो, उसका ध्यान रखो कि कैसे कैसे वो पौधा बढ़ रहा है। तो उससे बच्चों में और ज़्यादा संवेदनशीलता आएगी। बच्चे क्या होंगे, इंटरेस्ट लेंगे कि अरे ये मेरा पौधा है, मेरा पौधा कहीं मुरझाए ना, या फिर और उससे पर्यावरण में क्या फ़ायदे हैं, यानी पर्यावरण को ऑक्सीजन मिलेगा, पर्यावरण हरा भरा रहेगा। ठीक, लोग बीमारियों से बचे रहेंगे, जो लंग्स की डिजीज है। ठीक, तो उससे क्या होगा, बच्चों में एक्टिव होंगे, बच्चे खुद करके सीख रहे हैं। हमने कहा ना हस्तपरक गतिविधि यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उसको सिखाई जाए, तो इससे क्या होंगे, बच्चे संवेदनशील होंगे। यानी फोर्थ ऑप्शन है तो ऑप्शन सब सही, लेकिन चौथा ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि एक बच्चे को खुद वो पौधा लगाए, खुद ही उसका पोषण करे और तब वो उस पर ध्यान दे। ठीक, तो ऐसा करके टीचर क्या करेगी, उसको अभी प्रेरित करेगी कि तुम एक पौधा लगाओ, तुम ही उसको खाद पानी दो, और जैसे जैसे वो पौधा बड़ा हो रहा है तुम उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि वो पौधा, उस पौधे से क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, उस पौधे से ऑक्सीजन मिलेगा इन्वायरमेंट को, पर्यावरण हरा भरा रहेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब वो जल प्रदूषण को भी रोकेगा, वायु प्रदूषण को भी रोकेगा। ठीक, तो इससे बहुत बच्चे ज़्यादा संवेदनशील बनेंगे। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सारे सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड पूछा है तो सबसे बेस्ट यही होगा। ठीक, ये ईवीएस 2017-18 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, मैं एक भी प्रश्न आपको इधर उधर का नहीं करा रही, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, आप एकदम अच्छे से प्रश्नों को कर पाएँ। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ना कि आप बच्चे को क्राफ्ट वर्क बनाइए, पेंटिंग सिखाइए। ठीक है, उनको कहने का मतलब फिंगर पेंटिंग सिखाइए, एक में आप आउल को बनवाइए, मैना बनवाइए, तोता बनवाइए और गाय बनवाइए या फिर बिल्ली, कुछ भी बनवाइए, और बच्चे को उसके बारे में फिंगर पेंटिंग से बच्चों को और उसके कैरेक्टर के बारे में बताइए कि भाई कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, पर दोनों में आवाज़ का अंतर होता है। ठीक है, तोता हरे रंग का होता है, और जो गाय होती है वो घास खाती है, और बिल्ली जो होती है वो क्या होती है, दूध के साथ साथ चूहों को भी मार के खा जाती है। ठीक, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बताइए ताकि बच्चे डिफ्रेंशिएट कर सके, बच्चे वर्गीकरण कर सके पौधे और जीव जंतुओं में, और बच्चे के अंदर क्या हो, एक्टिविटी
एक्टिविटी करने की कैपेसिटी डेवलप हो, उसमें क्यूरियोसिटी हो, यानी वो उसमें जिज्ञासा पैदा हो, वो प्रश्न पूछ सके, ये सारी क्वालिटी उसमें डेवलप होती है। ठीक, तो यही कह रहा है कि आप बच्चे को शिल्प कला और चित्रकला यानी जो पेंटिंग आप सिखा रहे हैं वो बच्चे ग्रुप में सीखना क्यों पसंद करते हैं। पहला क्या कह रहा है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यानी जो बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, जो यानी कहने का मतलब जो उनके फ्रेंड सर्कल है उनके साथ लर्निंग को ये बढ़ावा देता है। दूसरा कह रहा है ये सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। ठीक, तीसरा कह रहा है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, सही विकल्प को चुनिए। ठीक, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है उसको आपको चूज करना है। ठीक, तो देखिए ये सहपाठी अधिगम को भी बढ़ावा देता है, यानी पहला ऑप्शन भी सही है। ये सामाजिक अधिगम को भी बेहतर बनाता है, ये भी सही है। भाई बच्चे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका सोशल बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो सामाजिक अधिगम यानी एक साथ मिल करके सीखते हैं तो उनका सामाजिक अधिगम भी बेहतर होगा। ठीक, तीसरा कह रहा है कि जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, यानी बच्चे जो अलग अलग क्रिएटिव माइंड के होते हैं, बच्चे अलग अलग जो सृजनात्मकता अलग अलग जो चीज़ें बना रहे हैं उनकी जब प्रशंसा की जाती है तो वे उससे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित होते हैं, यानी और अच्छा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक, तो ये था आज का सीटेट के लिए आपका ईवीएस पेडागोजी, उसके कुछ कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।